आज हमारे देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 2 का एक अंतिम बजट इन द सेंस कि चुनाव के पहले एक फुल ईयर का बजट प्रस्तुत किया है। और मेरी नज़र में ये बजट विकास पर काफ़ी उन्मुखता के साथ काफ़ी योजनाओं को फंड अलॉट करता है। और जब विकास होगा तो रोज़गार स्वयं क्रिएट होंगे, क्योंकि वो उसका अपने आप में बाई प्रोडक्ट है। सरकार ने साथ ही साथ कल्याणकारी योजनाओं पर भी अपना बजट एलोकेशन बनाकर रखा है। और ये विजनरी भी ज़रूर कहा जा सकता है, क्योंकि सरकार के इस बजट में भविष्य को लेके, पर्यावरण को लेके, ग्रीन एनर्जी को लेके जो भविष्य की सरकार की योजनाएं हैं उसकी भी एक रूपरेखा हमें दिखाई देती है। अगर मैं थोड़ी बातों को अंदर तह तक ले जाऊं तो विकास की संभावनाएं इसलिए दिख रही हैं कि सरकार ने अपनी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर उस पर अपना खर्च बनाकर रखा है। और सरकार का जो पेपर है उसके हिसाब से 10 लाख करोड़ सरकार ने अनाउंस किया है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि जिसे हम आम भाषा में कैपेक्स हमारे फाइनेंस के भाषा में बोलते हैं, जो आप असेट्स क्रिएट करते हैं जो आपको भविष्य में काम आते हैं, और इसी से हमारी देश की इकोनॉमी का पहिया भी घूमता है, जॉब क्रिएट होते हैं और इंडस्ट्री को भी एक बूस्ट मिलता है। इसके साथ साथ रेलवे का अगर हम लगभग 2,40,000 करोड़ यानी कि 2.4 लाख करोड़ रुपीस जोड़ लें, और स्टेट्स को भी जो मिलने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से इसी मद में, तो लगभग ये फिगर आता है 13.7 लाख करोड़ रुपए। सरकार ने ये अपने बजट घोषणा पत्र में इतना पैसा तो कमिट किया है कि वो खर्च करेगी, जो कि ढांचागत निर्माण कार्यों में लगेगी मूलतः। इससे विकास और रोजगार जरूर पनपेंगे। और हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हम ये खर्च की बात उस समय कर रहे हैं जब बाकी विकसित देशों में या हमारे पड़ोसी देशों में या जो वैश्विक परिस्थितियां हैं वो अभी बहुत ही अनुकूल नहीं हैं। फिर भी सरकार ने अपना एक साहसिक निर्णय लेते हुए इस खर्च को पिछले बजट के मुकाबले से लगभग 33% यानी 33% बढ़ाकर प्रस्तुत किया। और हमारी कुल जीडीपी का लगभग 3.3% सरकार का अनुमान है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करेंगे। और ये किसी भी बजट का एक मूल मंत्र होता है। कोविड के समय में हमें ध्यान होगा कि सरकार ने अपनी खर्चों में कटौती करके इसी मद में खर्चे को बढ़ाया था और इकोनॉमी को एक दिशा देने की कोशिश की थी। विजनरी में इसलिए कह सकता हूँ कि इसमें सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन की ओर बात की है। लिथियम बैटरी जो भविष्य की टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए, उस पर भी सरकार का काफ़ी फोकस है कि कैसे उस पर हम कस्टम ड्यूटी कम कर उस व्हीकल की कॉस्टिंग को कम करें, बिकॉज लिथियम बैटरी की ही मूलतः कॉस्ट ज़्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स काफ़ी महंगे मार्केट में आ रहे हैं। अब बजट में डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए, यानी कि मध्यम वर्ग, वेतनभोगी, महिलाओं, बुजुर्गों, पिछड़े वर्गों, किसानों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ आवंटन जरूर किया गया है। और सरकार ने किसी भी पुरानी योजना को बंद नहीं किया है, उस पर आवंटन जारी रखा है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए कमिट किए हैं कि भाई वो फूड सिक्योरिटी की ओर आम आदमी जो है, आम तो नहीं पर हाँ गरीब आदमी जो है वो खाली पेट न सोए, उसे एक कम से कम 2 वक्त की रोटी जरूर मिले। तो सरकार ने उस राशि को 1 साल के लिए 2 लाख करोड़ रुपए निश्चित किया है। और ये एक अपने आप में सबसे बड़ी, मेरे ख्याल से विश्व की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजनाओं में से एक होगी, जहाँ किसी सरकार ने इतना बड़ा मद, एक केवल राशन, केवल खाद्यान्न, गरीब को खाद्यान्न मिले उसके लिए कमिट कर रहा है। वेतनभोगी के लिए सरकार ने एक पॉलिसी स्टेटमेंट के तौर पर एक चीज़ बताने की कोशिश की है कि कर प्रणाली, जो जिसे हम डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स या पर्सनल इनकम टैक्स कहते हैं, जो आम आदमी को जिसकी एक सबसे ज़्यादा एक बजट में आस होती है कि उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो सरकार ने ये कोशिश की है कि कैसे हम न्यू टैक्स रिजीम की ओर धीरे धीरे शिफ्ट करें। पिछले कुछ सालों में सरकार ने इसे लॉन्च तो किया था, पर उतनी ये
लोकप्रिय नहीं हो पाई थी और पुरानी टैक्स रेजिम जिसमें हम तरह तरह के छूट, डिडक्शन या एग्जम्पशन लेते हैं, वही कंटिन्यू हो रहा था। तो सरकार ने उस प्रणाली को बिना छेड़े, बिना उसमें ज़्यादा फेरबदल किए नई कर प्रणाली की ओर हमें अग्रसर करने की ओर एक इंडिकेशन दिया है कि भविष्य की यही कर प्रणाली रहेगी जहां हमें एग्जम्पशंस और डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। हमें एक मूलतः स्लैब के आधार पर एक कर की राशि अपनी निश्चित कर जमा कर देना होगा। सरकार उसी डायरेक्शन में बढ़ रही है। पर हाँ, यहाँ एक आम आदमी को आज के दिन में ज़रूर ये अपना गणना कर लेना पड़ेगा कि उसके लिए कौन सी कर प्रणाली आज के दिन में उचित है, यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम जिसमें वो छूट लेके अपनी टैक्स को बचा सकता है, या नई कर प्रणाली जहाँ पे सरकार ने कुछ नियम शिथिल किए हैं, रिबेट की सीमा भी बढ़ाई है, 7 लाख तक की रिबेट दी है। मतलब आपका टैक्स लगभग 25,000 रुपये तक अगर बनता है 7 लाख के इनकम पे नई स्लैब के हिसाब से, तो भी आपको कर नहीं देना पड़ेगा। पर ये उतनी सिंपल भी नहीं है, थोड़ी सी इसमें जटिलता इतनी रह गई है कि आपको अपने इनकम के आधार पर ज़रूर गणना करनी पड़ेगी कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है, ओल्ड टैक्स या न्यू टैक्स रेजीम, और एक बार आपको डिसीजन लेकर उस पर शिफ्ट कर जाना पड़ेगा। बुजुर्गों के लिए काफ़ी दिनों से डिमांड थी कि भाई हमें जब एक मुश्त राशि किसी को रिटायरमेंट के समय मिलती है तो वो भविष्य के लिए ज़्यादा चिंतित इनकम को नहीं, पर हाँ उसकी पूंजी कैसे सुरक्षित रहे और उसे अपने जीवन यापन के लिए कैसे एक निश्चित राशि मिलते रहे, उस पर उसका ध्यान रहता है। तो सरकार ने पोस्ट ऑफिस स्कीम की जो सीनियर सिटीजन की सेविंग्स की लिमिट थी उसे बढ़ाकर 15 लाख से 30 लाख कर दिया है, जहाँ पे वो सुरक्षित निवेश कर सकता है और निश्चित आय पा सकता है। उसी तरह जो मंथली इनकम प्लान स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, उसमें भी जो सिंगल अकाउंट है उसकी लिमिट सरकार ने बढ़ाकर 4.5 लाख से 9 लाख की है। अगर आप जॉइंट अकाउंट खोलते हैं मंथली इनकम प्लान में तो उसकी सीमा 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी है। तो इससे बुजुर्गों को एक निश्चित और सुरक्षित आमदनी की एक गारंटी मिल जाती है, जो सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि हमारे देश में चूँकि सोशल सिक्योरिटी स्कीम उतनी है नहीं कहीं भी एक विकसित देश की तरह, तो भविष्य में अगर कोई रिटायर्ड व्यक्ति एक मुश्त राशि अगर यहाँ जमा करता है तो उसे एक निश्चित और सुरक्षित आय मिलती रहेगी जिससे अपना वो जीवन यापन कर सके। पिछड़े वर्गों के लिए सरकार ने एक खास बजट अनाउंस किया है लगभग 15,000 करोड़ का, जिससे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को अलॉट किया गया है, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल अफेयर्स को, जिसमें वो डिफरेंट स्कीम्स लगाएंगे उनके कल्याण के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। तो ये भी एक अच्छा पहल है। किसानों के लिए सरकार का फोकस हमेशा से रहा है। बहुत सारी पुरानी योजना जो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत चल रही थी उसका आवंटन भी बढ़ाया गया है। कैसे उनको हम कम दामों पर इनपुट दिला सकें, मतलब आपकी जो फर्टिलाइज़र की सब्सिडी होती है या डीजल का दाम हम नहीं बढ़ाते हुए, तो सरकार का फोकस इन सारे पहलू पर रहा है कि किसानों को भी कैसे हम मिलाकर चले और उनकी आय को, जो प्रधानमंत्री की एक योजना थी जो कोविड के समय से पूरी नहीं हो पाई, कि उनकी आय को हम कैसे निश्चित समय में डबल कर सकें। महिलाओं के लिए सरकार ने एक 2 साल के लिए एक सेविंग स्कीम लॉन्च की है जिसमें 7.5% की निश्चित आय है, जिसमें महिलाएं उस जैसे एनएससी होती थी पहले, किसान विकास पत्र होता था, उसी तरह महिलाओं के लिए एक सीरीज़ निकाली गई सरकार 2 साल तक, जिसका इशू रहेगा 10 साल का सेविंग आप कर सकते हैं 7.5% लॉक इंटरेस्ट पे, और उसमें पार्शियल विड्रॉल के सिस्टम सरकार ने अनाउंस किया कि आप पैसा ज़रूरत पड़ने पर निकाल भी सकते हैं। अब हम सरकार की ओवरऑल फिस्कल प्लानिंग की ओर बात करें तो सरकार का जितना इनकम है, जो कलेक्शन है, वो बेसिकली कर से आता है, जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, कस्टम ड्यूटी हो, और जो खर्च है वो ब्याज और जो सरकार की पेंशन और वेतन या जिससे हम एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट बोलते हैं, सरकार चलाने का खर्च है। उसके बाद लगभग मोटे भाषा में अगर हम बोले तो सरकार अब मार्केट से पैसा उधार लेकर ही ये कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने जो अनाउंस किया है 13.7 लाख करोड़ रुपीज़ की, उसी के आसपास का, उससे थोड़ा ज़्यादा 15.4 लाख करोड़ रुपये का सरकार ने अपना उधार का कार्यक्रम अनाउंस किया है। इसका मतलब ये है कि सरकार पैसा मार्केट से लेके ही इस मद पर खर्चा करेगी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर है। यहाँ पे
वित्तीय अनुशासन और इसे हम कहते हैं कि पैसे को सोच समझकर खर्च करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने आसपास के पड़ोसी देशों को देखें अगर, तो कर्ज के तले दबे, भविष्य में कर्ज के तले दब जाने का खतरा एक ज़रूर बन जाता है कि अगर हम हर साल जिस तरह से उधार लेकर खर्चा कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, चाहे हम उससे एसेट्स ही क्रिएट कर रहे हों, पर अगर हम उससे भविष्य में अपनी आमदनी नहीं बढ़ा सकें तो हमें कर्ज और प्रिंसिपल रिपेमेंट तो हर साल करना पड़ेगा। तो भविष्य में हम एक, इसे कहते हैं विशियस सर्कल, यानी कि डेट ट्रैप में फंसने का एक खतरा है, जो हम पड़ोसी देशों में देख चुके हैं। यहाँ पे वित्तीय अनुशासन केंद्र सरकार ने कोशिश की है कि राज्य सरकारों के लिए भी लागू करे। उनके लिए भी जो घाटे का जो सीमा है वो उनके स्टेट ग्रॉस SGDP बोलते हैं, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का लगभग 3.5% पर एक म्याद सेट कर दी है कि अगर उतने म्याद तक उनका घाटा रहेगा तो उन्हें केंद्रीय अनुदान मिलेगा। और केंद्रीय अनुदान भी जो मिलेगा वो डिफाइन कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि आपको उसे वेतन या पेंशन या इस तरह की जो सरकार का जो खर्च है, राजकीय खर्च है, उस पर खर्च नहीं कर सकते हैं आप उसे केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर, पुलिस मॉडर्नाइजेशन, व्हीकल रिप्लेसमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल, इस तरह की योजनाओं पर ही खर्च कर सकते हैं। वेतन या पेंशन मद पर आप उसे खर्च नहीं कर सकते हैं। तो ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट है सरकार का, जो राज्य सरकारें आज के दिन में NPS से हटकर OPS में शिफ्ट कर रही हैं। वो कहीं ना कहीं भविष्य में उन्हें वो वापस से NPS में जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि OPS का जब खर्चा उन्हें आएगा 4-5 साल बाद, तब उनका वित्तीय घाटा बढ़ना ही है और उन्हें मजबूरी में वापस NPS में शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि वो फिस्कल डेफिसिट मेंटेन कर सकें और केंद्र अनुदान समय समय पर लेते रहें। रोजगार और विकास के लिए अलग अलग मंत्रालयों को तो पैसे मिलते ही हैं, पर जो मूलतः बजट का जो एक आत्मा होती है वो होता है कि भाई सरकार कितने लाख करोड़ रुपए एसेट क्रिएशन में खर्चा कर रही है, कैपिटल आउटले क्या रहेगा जिससे नए संपत्तियों का निर्माण किया जाएगा, उसी से डिफरेंट सेक्टर्स को और डिफरेंट रोजगार पैदा होते हैं। वो सीमा सरकार ने जो घोषणा की है रेलवे का बजट लेके 13.7 लाख करोड़ रुपीज़, जो 3.3% है हमारी टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, जो लगभग 300 लाख करोड़ की हमारी टोटल सरकार की जो GDP है भारत का, वो लगभग 300 लाख करोड़ के आसपास की है, सरकार का अनुमान है। तो उसका 3.3% सरकार ने अनाउंस किए। इसी से ही रोजगार पैदा होगा, इसी से इकोनॉमी के पहिए को गति मिलेगी, इसी से बैंकिंग सेक्टर में भी जो पैसे का मूवमेंट है, बोरोइंग होगा, पब्लिक प्राइवेट दोनों। बिकॉज जहाँ पे सरकार इस तरह की योजनाओं को जब अनाउंस करेगी कि हमें ये बंदरगाह निर्माण करना है, तो सरकार वो सारा काम खुद नहीं करती है, वो PPP मोड में होता है, इसमें प्राइवेट पार्टीज़ को भी इन्वॉल्व होता है और इसी से इकोनॉमी को पूरा एक गति मिलता है और तरह तरह की योजनाएं चलती रहती हैं, जो कोविड के बाद थोड़ी शिथिल पड़ गई थी। तो हाँ, इस बजट में सरकार ने ज़रूर ये अपने मंशा जाहिर की है कि चाहे वैश्विक मंदी की ओर जा रहा हो, पर भारत अपने जो खर्च है उसे बना के रखेगा, पर मार्केट से पैसा बोरोइंग एक हमारे लिए चेतावनी की तरह है कि अगर भविष्य में हम ये एसेट्स जो क्रिएट कर रहे हैं उसको अगर हम उससे हम आमदनी बढ़ा नहीं सके आने वाले समयों में, तब हमें एक डेट ट्रैप यानी कि जो चक्र है उधार का, उस पर फंसे रह जाएंगे, जो भविष्य के लिए एक सिग्नल है कि हमें किसी भी हालत में खर्चों को कंट्रोल करते हुए अपनी आमदनी बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह के जंजाल पर हम नहीं पड़े। श्रीलंका का एग्जाम्पल हम सबके सामने है। मध्यम वर्ग और वेतनभोगियों के लिए एक जो थोड़ा सीनियर लेवल पर अगर हम बात करें, कोई काम कर रहा है कॉरपोरेट में, निजी सेक्टर में, तो उसके लिए बहुत दिनों से डिमांड थी कि जो आप अर्जित आपकी जो छुट्टियां होती हैं, जिसे हम प्रिविलेज लीव कहते हैं, जो आप छुट्टी नहीं लेते हैं वो आपके क्रेडिट में जुड़ते जाती है, जो रिटायरमेंट के समय बेसिक के आधार पे इनकैश होती है, उसकी छूट की सीमा 3 लाख थी, जो समय के साथ बदलाव नहीं हुआ था, काफ़ी पुरानी लिमिट थी ये। उसे सरकार ने बढ़ाकर लगभग
25 लाख रुपए कर दिया है। तो यहाँ पर एक रिटायर्ड व्यक्ति जो सीनियर पोस्ट से रिटायर होता है गैर सरकारी क्षेत्र में, उसे टैक्स का काफ़ी बड़ा अमाउंट उसमें बचेगा, क्योंकि पहले ये 3 लाख की केवल छूट मिलती थी और बाकी सारा अमाउंट हाईएस्ट टैक्स रेट पे यानी कि 30+ सरचार्ज पर टैक्सेबल होता था, जो अब 25 लाख पर होगा। 25 लाख तक छूट मिलेगी। तो इससे एक रिटायर्ड व्यक्ति सीनियर लेवल पे एक मोटी इनकम टैक्स की बचत कर सकता है। यहाँ पे मैं एक क्लियर बात साफ कर दूं कि सरकार ने पुरानी कर प्रणाली को अबॉलिश नहीं किया है, पर हाँ, सरकार का इंडिकेशन या रुझान क्लियर है, उसकी मंशा क्लियर है कि वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नई कर प्रणाली की ओर स्वेच्छा से जाएं। नई कर प्रणाली डिफ़ॉल्ट प्रणाली है। पहले उल्टा सिस्टम था कि आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम डिफ़ॉल्ट प्रणाली थी, आपको नया स्कीम ऑप्ट करना पड़ता था। अब जब आप ऑनलाइन रिटर्न भरेंगे तो जो नई सरकार की कर प्रणाली है वो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम पिक करेगा, और अगर आपको उसमें पुरानी कर प्रणाली में आना तो आपको चूज़ करना पड़ेगा, और ये ऑप्शन केवल एक ही बार होता है। इसलिए हर इंडिविजुअल से यही मेरा राय रहेगा, मेरी एडवाइस रहेगी कि आप दोनों कर प्रणाली को एग्जामिन कर, या तो अपने या आपके जो वित्तीय सलाहकार हैं उनसे आपके आमदनी के आधार पर उसकी गणना करवा लें कि कौन सी कर प्रणाली आपके ज़्यादा सूटेबल है और उसको अपनाएं। पर हाँ, ये चीज़ मंशा सरकार की बहुत ही क्लियर है कि अब ओल्ड कर प्रणाली की सरकार का फोकस, ज़्यादा समय नहीं है सरकार के पास उसको चेंज करने का, उन प्रोविजंस को बार बार चेंज करने का। तो सरकार चाह रही है कि हम डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस के जंजाल से बाहर निकलकर एक सिंप्लीफाइड टैक्स रिजीम की ओर जाएं, जहाँ पे आपके टैक्स स्लैब्स रहें और टैक्स रेट रहें। एक दो कुछ ज़रूरी जो छूट है NPS वगैरह की वो मिलेगी आपको, और आप नई कर प्रणाली में जाए तो उसकी लिटिगेशन भी कम होगा और रिटर्न की प्रोसेसिंग और स्क्रूटनी वगैरह भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।